अपने प्यारे दोस्तों का अपने लेक्चर में हम एक बार फिर से वेलकम करते हैं और इस दफ़ा हम एप्लीकेशन ऑफ नोबल गैसेस पर बात करने के लिए मैदान में आए हैं और इस बार पूरी तैयारी के साथ आए हैं, क्योंकि असल बात यह है कि जो यूजेस और एप्लीकेशंस जो टॉपिक होता है ना किसी भी चैप्टर के अंदर, वो जनरली लिख तो दिया जाता है लेकिन उसके साथ कोई बढ़िया सी लॉजिक्स मौजूद नहीं होती कि भाई अगर इधर यूज़ करते हैं तो क्यों यूज़ करते हैं। करेक्ट। तो मेनली बात सिर्फ यूजेस को जनरली लोग पढ़ लेते हैं आमतौर पे, भाई यहाँ यहाँ यूज़ होता है। मेन जो हमारा थीम होगा इस लेक्चर में वो ये होगा कि अगर हम इस जगह पर यूज़ करते हैं तो क्यों करते हैं, आखिर वजह क्या है, हमें वो रीज़न देखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात वाज़े तौर पर बताता चलूँ कि जो नोबल गैसेस हैं वो सारी की सारी नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं। नोबल गैसेस सारी की सारी नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, यानी कि इनर्ट गैसेस हैं, यानी कि इनर्ट गैसेस हैं। कहने का मकसद ये कि कोई रिएक्शन नहीं करती। हम जानते हैं कि नोबल गैसेस का डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट होता है वैलेंस शेल में, या तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं हीलियम के केस में, और बाकी नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनके डुप्लेट और ऑक्टेट सेटिस्फाइड हैं, कोई रिएक्शन करना पसंद नहीं करती। और यही प्रॉपर्टी कि ये कोई रिएक्शन करना पसंद नहीं करती, ठीक है, यही लॉजिक बनेगी इनकी मुख्तलिफ जगहों पर यूज़ करने की। ठीक। मैं कहूँगा आगे चल के कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ फ़लाँ गैस इस्तेमाल होती है, क्यों इस्तेमाल होती है ये तो मैं हर जगह बताऊँगा, लेकिन जो हर बात में एक कॉमन बात आएगी, हर चीज़ में एक कॉमन बात आएगी, वो हर बार यही बात रिपीट होगी कि यहाँ पर इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि नोबल गैस इनर्ट गैस है। ओके। तो इस बात को पहले से ही ध्यान में रख लो कि नोबल गैसेस इनर्ट गैसेस हैं। जहाँ भी हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं इसी वजह से ही इस्तेमाल करते हैं कि इनर्ट है, वहाँ पर जो हमारा मौजूद सिस्टम है उसमें किसी चीज़ से रिएक्ट करके ये डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करेगी हमारे लिए। ओके। वहाँ पर मौजूद किसी और चीज़ से ये रिएक्शन करके हमारे लिए कोई डिस्टर्बेंस या हमारे लिए कोई मुश्किल क्रिएट नहीं करेगी। अगर वहाँ पर हम कोई दूसरी गैस इस्तेमाल करते तो मुमकिन था कि ये उन चीज़ों के साथ, वहाँ पर मौजूद सिस्टम के साथ मुख्तलिफ और कंपाउंड्स मौजूद हैं वहाँ पर, उनके साथ रिएक्शन कर जाती है और गैस लाइक हेलोजेंस। नोबल गैसेस को इस्तेमाल करने का मकसद यही है कि इनर्ट हैं और रिएक्शन नहीं करेंगी, हमारा सिस्टम सेव रहेगा। ओके। चलते हैं यूजेस की तरफ। पहला यूज़, फर्स्ट ऑफ ऑल जी, इनको वेदर बलून्स में इस्तेमाल किया जाता है। बता दूं कि भाई वेदर बलून्स क्या होते हैं। वेदर बलून्स बेसिकली ऐसे गुब्बारे टाइप होते हैं, पैराशूट टाइप। ओके। और इन पैराशूट को कलर कोडिंग से बनाते हैं। ऐसे ऊपर एक बलून होता है, ओके, और यहाँ से थ्रेड्स के ज़रिए, यहाँ से थ्रेड्स के ज़रिए क्या किया जाता है कि इसे एक बास्केट के साथ जोड़ दिया जाता है, इसे एक बास्केट के साथ जोड़ दिया जाता है। और मज़ीद क्या किया जाता है कि इसे उड़ाने के लिए, इसे उड़ाने के लिए इधर जो है इस जगह पर हीटर या किसी फायर सोर्स का बंदोबस्त किया जाता है। मकसद क्या होता है हीटर या फायर सोर्स का, कि इसके अंदर बलून के अंदर जो मौजूद हवा है, ठीक, वो लाइट कर दी जाए। ठीक है। हम जानते हैं कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करते हैं तो डेंसिटी डिक्रीज़ करती होती है। टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करते हैं तो डेंसिटी डिक्रीज़ करती है। ठीक है। चार्ल्स लॉ तुमने पढ़ा है, टेम्परेचर की इंक्रीज़ करने से तुम वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो ना, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से तुम वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर रहे हो। चार्ल्स लॉ में टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम था, ऐसे था ना। तो वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना यानी डेंसिटी को डिक्रीज़ करना, समझ रहे ना बात।
तो यहाँ पर हम एक हीट सोर्स लगा देते हैं और ये जो हीट सोर्स है वो हवा को लाइट बनाता है, जिसकी वजह से ये बैलून अप ऊपर जाता है। और इधर इस बास्केट के अंदर कोई आदमी वगैरह बैठे होते हैं, ठीक है, कोई बैलूनिस्ट बैठे होते हैं। अगर वो जिसने चार्ल्स लॉ दिया था, वो क्या नाम था उसका, जे चार्ल्स, फ्रेंच साइंटिस्ट था, वो भी एक बैलूनिस्ट था। वेदर बलून्स में बैठकर एक्सपेरिमेंट किया करता था, वो भी एक बैलूनिस्ट था, बैलूनिस्ट। ओके, जो वेदर बलून्स पर एक्सपेरिमेंट करें उसे बैलूनिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर बंदे बैठते हैं एक्सपेरिमेंट्स वगैरह के लिए। तो ये उड़ना शुरू कर देता है, जब हवा लाइट होती है तो ये उड़ना शुरू कर देता है। तो अब ज़रूरत यह है कि यहाँ पर कोई लाइट गैस भरी जाए, यहाँ पर कोई लाइट गैस भरी जाए। अब इस केस में मेरे पास दो नाम आते हैं, ठीक है। दो नाम वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज मीथेन CH4 और दूसरा नाम है हीलियम। ओके, ये दो नाम हैं। तो अब इनमें से हम कौन सी गैस चूज़ करें? इनमें से हम अब कौन सी गैस चूज़ करें? मीथेन को चूज़ करें? तो आंसर है नहीं। मीथेन एक कंबस्टिबल गैस है, बर्न कर सकती है। ओके, और घरों में भी हम मीथेन गैस इस्तेमाल करते हैं। तुमने देखा होगा, हल्की सी माचिस लगाई और कैसे जल जाती है। तो यहाँ पर तो हम बाकायदा फ्लेम दे रहे हैं, यहाँ पर हम बाकायदा फ्लेम दे रहे हैं। मीथेन को मैं क्या नाम क्यों आया मीथेन का जहन में? मीथेन एक लाइट गैस है। कार्बन का मैस कितना होता है? 12, 4 हाइड्रोजन है 16, सिर्फ 16 मैस है मीथेन का। एक लाइट गैस है मीथेन और इजीली अवेलेबल है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि हम मीथेन को यूज़ करना चाह सकते हैं, ठीक है। हमारी ख्वाहिश हो सकती है कि हम मीथेन को यूज़ करें, लेकिन हम यूज़ नहीं करते क्योंकि मीथेन की बर्निंग का ख़तरा है, आग लग सकती है, कोई हादसा हो सकता है। अच्छा, हीलियम को अब हम यूज़ करेंगे क्योंकि हीलियम नॉन रिएक्टिव है। हीलियम नॉन रिएक्टिव है, हीलियम बर्न भी नहीं करेगी, इतनी आसानी से बर्न नहीं करती हीलियम। तो इसीलिए हम इधर वेदर बलून्स के अंदर हीलियम को भर देते हैं मीथेन की जगह, ठीक। बर्निंग क्या होती है? ठीक है, किसी चीज़ का अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाना। कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना कार्बन की बर्निंग है। एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट करना एल्यूमिनियम की बर्निंग है। तो मीथेन को CH4 को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना, यानी मीथेन में जो कार्बन है उसे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देना, मीथेन की बर्निंग। हीलियम को बर्न करने का मतलब कि हीलियम ऑक्साइड बने। अब हीलियम ऑक्साइड नहीं बनेगा क्योंकि हीलियम नॉन रिएक्टिव है, इसलिए इतनी आसानी से बर्न नहीं करेगी। इसीलिए हम इसको वेदर बलून्स में इस्तेमाल करते हैं। ओके, ओके हो गया लगता है, ठीक है जी। तो हम चलते हैं वापस। उम्मीद है ये बलून्स वाला किस्सा क्लियर हो गया होगा। अगला केस आ गया वेल्डिंग का। अगला केस है वेल्डिंग का। भाई, इसको वेल्डिंग में क्यों इस्तेमाल करते हैं बता देता हूँ तुम्हें। अब वेल्डिंग के अंदर होता क्या है, पहले तो कहानी सुन लो। ज़्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि वेल्डिंग के अंदर होता क्या है, बस नाम पता होता है कि वेल्डिंग है कुछ ना कुछ। ये दो मेटल्स हैं, ठीक है, ये दो मेटल्स हैं। किया क्या जाता है कि इस वाले मेटल को भी किया जाता है मेल्ट, ठीक है, ऐसे मेल्ट कर दिया जाता है, इधर से एक साइड से मेल्ट कर दिया जाता है। दूसरे वाले मेटल को भी एक साइड से ऐसे मेल्ट कर दिया जाता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, मेल्ट करने के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी। और फिर क्या करते हैं कि मेल्ट करने के बाद क्या करते हैं कि मेल्ट करने के बाद इनको आपस में मिला देते हैं। अब ये मेल्टेड है ना, ये ग्रीन वाला मेटल मेल्टेड है और इसको आपस में इकट्ठा कर दिया। ओके, और यहाँ पर एक जोड़ सा लग जाता है, यहाँ पर एक जोड़ सा लग जाता है, इसी चीज़ को हम वेल्डिंग बोलते हैं। ओके, अब अगर तुम गौर से देखो तो इस जगह पर टेम्परेचर है बहुत हाई, इस जगह पर टेम्परेचर है बहुत हाई, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो रिएक्शन का रेट है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ करता है। अगर किसी मेटल को हीट करें और हवा में रख दें, वो फ़ौरन मेटेलिक ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाता है, वो फ़ौरन मेटेलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हीट करें तो यानी इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाएंगे, रिएक्शन करने के लिए तैयार हो जाएंगे और हवा में मौजूद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन काफ़ी रिएक्टिव गैस है, ठीक है, भाग कर मेटल के साथ रिएक्ट कर लेती है।
तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर सकती है, जो भी मेटल है। बिलफर्ज हम आयरन की वेल्डिंग कर रहे हैं, हम एलुमिनियम की वेल्डिंग कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर सकती है हवा में मौजूद। और मज़ीद ये कि जो हवा में मौजूद वाटर वेपर्स हैं, ठीक है, वो इसके ऊपर अपना इफ़ेक्ट कर सकते हैं कि इसको कोरोड कर दें इस जगह को। ये बहुत सेंसिटिव जगह होगी क्योंकि अभी अभी इधर जोड़ लगा है एक। तो हम क्या करते हैं कि आजकल हम करते हैं गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में हम इस्तेमाल करते हैं हीलियम, ठीक है। ये करने के बाद, ठीक है, ये जोड़ लगाने के बाद हम इधर ऐसे हीलियम की एक लेयर सी बना देते हैं। इस जोड़ वाली जगह पर हम हीलियम की एक लेयर बना देते हैं, ऐसे कहो एक थिन लेयर या एक थिन कोटिंग सी जमा देते हैं, ठीक है। इसके इर्द गिर्द हीलियम की एक लेयर सी बना देते हैं। उसका नतीजा क्या निकलता है कि ऊपर हीलियम मौजूद रहती है, ठीक है, मेटल के साथ हीलियम मौजूद रहती है। तो जब कोई ऑक्सीजन वगैरह एटम आता है, ठीक है, वाटर वेपर्स आते हैं इससे करीब कोई रिएक्शन करने के लिए, कोई से नुकसान पहुंचाने के लिए, तो वहाँ मौजूद हीलियम एटम रिएक्शन नहीं करने देते क्योंकि कोटिंग मौजूद है हीलियम की, ठीक है। तो वो हीलियम के जो एटम्स हैं वो मेटल तक पहुंच नहीं देते और हमारी मेटल सेव रह जाती है। ओके, ये हो गया वेल्डिंग में। अब आगे चलते हैं। तीसरा, ट्रैफिक सिग्नल्स। इसको हीलियम को हम ट्रैफिक सिग्नल्स में भी इस्तेमाल करते हैं। भाई कैसे इस्तेमाल करते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स में, ठीक है। तुमने देखा होगा कि भाई ट्रैफिक सिग्नल कुछ ऐसा होता है। ट्रैफिक सिग्नल कुछ ऐसा होता है। कौन कौन से कलर होते हैं ट्रैफिक सिग्नल में? एक ग्रीन होता है, एक येलो होता है, हाँ एक ग्रीन होता है, चलो इसे थोड़ा सा ना बड़ा करके लगाते हैं। एक ग्रीन होता है, और कौन सा होता है, एक येलो होता है, और एक अदर रेड भी होता है। ऐसे ग्रीन पे मतलब होता है कि शायद चल पड़ो, येलो के मतलब चलने के लिए तैयार हो जाओ, रेड का मतलब है रुक जाओ। ऐसे तो यहाँ पर बेसिकली ये जो है ये एक एक बल्ब है। ये ग्रीन वाला बल्ब, ये येलो वाला बल्ब, ये रेड वाला बल्ब। ओके, तो इन बल्ब्स के अंदर ना हम हीलियम गैस फिल करते हैं। इन बल्ब्स के अंदर हम हीलियम गैस फिल करते हैं। ओके, बल्ब के अंदर हीलियम गैस फिल की जाती है। अब ये एक बल्ब है, ठीक है। बल्ब वैसे होता तो गोल है, लेकिन मैं समझाने के लिए ट्यूब शेप ले रहा हूँ। एक अदद एनोड होगा, ठीक है, एक अदद कैथोड होगा। एनोड पे कौन सा चार्ज होता है भैया? पॉजिटिव चार्ज होता है एनोड पे, है ना। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है कैथोड पे। पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। ओके, यहाँ पर अंदर सारी वो हीलियम गैस हम फिल कर देते हैं। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट ऑन करते हैं इधर से, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, तो यहाँ पर मौजूद हीलियम के जो एटम्स हैं, ठीक है, वो आयोनाइज हो जाते हैं। आयोनाइज हो जाते हैं। आयोनाइज होने के बाद वो जा करके इस बल्ब या इस ट्यूब की वॉल्स से टकराते हैं। टकराने से क्या होता है? ग्लो प्रोड्यूस होता है। अगर हम, अब ये बात इंपॉर्टेंट है, अगर हम कम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो कोई और कलर प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी बढ़ा देंगे, कोई और कलर प्रोड्यूस होगा। थोड़ी और बढ़ा देंगे, कोई और कलर प्रोड्यूस होगा। तो इस प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए हम ट्रैफिक लाइट में तीन मुख्तलिफ कलर्स ऑब्टेन कर लेते हैं हीलियम गैस से। कौन कौन से? रेड और ग्रीन और येलो। ओके, मेन प्रिंसिपल यही है कि उसका प्लाज्मा बनाया, हीलियम गैस का प्लाज्मा बनाया डिस्चार्ज ट्यूब में, और करंट का लेवल कम या ज़्यादा करके हमने एक कलर ऑब्टेन कर लिया, चाहे वो रेड, चाहे येलो, या चाहे ग्रीन। ओके, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, अ मिक्सचर ऑफ 80% ऑफ हीलियम एंड 20% ऑफ ऑक्सीजन इज प्रिपेयर्ड। सी डाइवर्स यूज दिस मिक्सचर फॉर ब्रीथिंग। ओके, बताता हूँ क्या सिचुएशन है ये। अब सिचुएशन भैया ये है कि समुद्र बना के दिखाते हैं तुम्हें पहले तो, ठीक है। ये समंदर है, स्क्वायर शेप में बना रहा हूँ समझाने के लिए। ओके, इसे कोई दिल पे ना ले ले कि भाई समंदर तो ऐसे होता ही नहीं है।
लेकिन भैया ब्लू कलर तो होता है ना समंदर का। चलो अब हम ब्लू कलर तो तुम्हें दे सकते हैं ना। अब सिचुएशन ये है कि जैसे जैसे हम सतह समंदर में नीचे की तरफ जाते हैं, जैसे ही हम समंदर में कोई सी डाइवर नीचे की तरफ जाता है, हर 100 फीट के बाद, हर 100 फुट के बाद टेम्परेचर टेम्परेचर कहता हूँ प्रेशर, प्रेशर 3 एटमॉस्फेयर इंक्रीज कर जाता है। 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम जहाँ पर भी बैठे हैं, यहाँ पर जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर है, लेकिन नीचे जाकर जो है प्रेशर हर 100 फीट के बाद यानी 200 फुट के बाद 6 ATM हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और 300 फुट के बाद 6 में 3 और जो 9 ATM हो जाएगा। करेक्ट। यहाँ पर तो 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर ये सिचुएशन है कि 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर पार्शियल प्रेशर कुछ ऐसा मेंटेन होता है, पार्शियल प्रेशर डाल्टन्स लॉ तुमने पढ़ा है। पार्शियल प्रेशर कुछ ऐसा मेंटेन होता है कि सिर्फ ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आ जाती है। गैसेस सारी अंदर जाती हैं, लेकिन अंदर जा करके सिर्फ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैसेस नाइट्रोजन वगैरह सभी बाहर आ जाती हैं वापस, ठीक है, एक्सहेल कर दी जाती हैं। तो लेकिन जब प्रेशर हो जाए 3 एटमॉस्फेयर, 6 एटमॉस्फेयर या 9 एटमॉस्फेयर, तो होता क्या है कि ऑक्सीजन तो जाकर के अंदर एब्जॉर्ब हो ही जाती है, ठीक है, लंग्स में जाकर डिफ्यूज हो जाती है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी लंग्स में दाखिल होना शुरू हो जाती है। ये बात इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन के साथ साथ हाई प्रेशर पर नाइट्रोजन भी लंग्स में जाने लग जाती है, क्योंकि बाहर उसे काफ़ी हाई प्रेशर मिल रहा है, ठीक है, बाहर वो काफ़ी मुश्किल में है, अंदर जाकर प्रेशर कुछ कम हो जाएगा, अंदर जाकर लंग्स के अंदर जाकर प्रेशर कुछ कम हो जाएगा। 3 एटमॉस्फेयर तो अब लंग्स का प्रेशर नहीं होता ना, ठीक है, कम ही होगा, जाहिर सी बात है। तो अंदर जैसी नाइट्रोजन गैस जाती है ये नहीं होता कि सिर्फ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाए, नाइट्रोजन भी ज़बरदस्ती लंग्स के अंदर ही घुस जाती है। ओके, तो उसके घुसने का नतीजा क्या होता है कि सफोकेशन हो सकती है। क्या हो सकता है? सफोकेशन हो सकती है। हम जानते हैं कि वहाँ पर हीमोग्लोबिन मौजूद होती है, ठीक है। अब एब्जॉर्ब वो गैस होगी जो हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करेगी, ठीक है। ऑक्सीजन तो रिएक्ट कर गई हीमोग्लोबिन से, ठीक है, हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके उसने HBO2 बना दिया। ओके, हाई प्रेशर पर नाइट्रोजन भी हीमोग्लोबिन से रिएक्ट कर जाती है। हाई प्रेशर पर नाइट्रोजन भी हीमोग्लोबिन से रिएक्ट कर जाती है, ठीक है। और फिर मजबूरन जब हीमोग्लोबिन सेल्स तक पहुंचती है ब्लड के थ्रू, तो फिर हीमोग्लोबिन नाइट्रोजन भी सेल्स तक पहुंच जाती है, गैसेस नाइट्रोजन, तो वहाँ पर जाके काफ़ी मुश्किल काज करती है हमारे लिए। समझ रहे हो ना बात को? तो हाई प्रेशर पर हमें फिर एक इनर्ट गैस चाहिए, ठीक है, जैसे कि हीलियम, हमें हीलियम चाहिए। अब अगर हीलियम हम इस्तेमाल करेंगे नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, जाहिर सी बात है कि प्योर ऑक्सीजन तो हम नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ऑक्सीजन का भी नशा चढ़ जाता है। ये बात पता है, डाल्टन लैब पढ़ते वक्त किसी ने बताई हो। तो आजकल ना ऑक्सीजन रिच टेंट्स बनाए जाते हैं जहाँ पर वाफिर मिकदार में ऑक्सीजन होती है, तो लोग वहाँ पर बैठकर जो है ना ऑक्सीजन का नशा भी करते हैं, ठीक है, लिक्विड ऑक्सीजन के टीके भी लगवाते हैं। तो हम प्योर ऑक्सीजन भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते सिलेंडर्स में, हमें लाजमी ना लाजमी साथ कोई और गैस भी रखनी पड़ती है, ताकि ना ऑक्सीजन दिमाग पे ना चढ़ जाए। तो हम ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन रखने के बजाय हीलियम को रखते हैं, ठीक है। अब हीलियम हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, ठीक है, हीलियम हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, ऑक्सीजन के साथ हीलियम अंदर जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाएगी, हीलियम बाहर आ जाएगी, ठीक है। हीलियम इसीलिए बाहर आएगी क्योंकि इनर्ट है और हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। ओके, वापस चलते हैं। अच्छा जी, आखिरी पॉइंट, हीलियम इज़ यूज्ड एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है, यूज अ कूलिंग मीडियम इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्शन ना दो तरीके के होते हैं, एक होता है फिशन रिएक्शन, एक होता है फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। फिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक बड़ा न्यूक्लियस, एक बड़ा न्यूक्लियस डिवाइड होकर के ना काफ़ी छोटे छोटे न्यूक्लियस बना देता है, ठीक है। और फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है कि छोटे छोटे न्यूक्लियस मिल करके, ठीक है,
एक बड़ा न्यूक्लियस बना देते हैं। छोटे छोटे न्यूक्लियस मिल करके एक बड़ा न्यूक्लियस बना देते हैं, इन छोटे एटम्स मिल करके एक बड़ा एटम बना देते हैं। इन दोनों केसेस में हीट रिलीज़ होती है, ठीक है। लेकिन हम इधर ना भी फ़िलहाल फिशन रिएक्शन की अगर बात करें, ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन जो है ना करवाना बहुत मुश्किल काम है। या तो आप देखते हो कहीं बॉम्ब फटता है ना, तो वहाँ पर फ्यूजन रिएक्शन होता है, ये वाला फ्यूजन रिएक्शन नीचे वाला। कहीं अगर बॉम्ब फटता है तो वहाँ पर फ्यूजन रिएक्शन होता है, या फिर आसमान में सितारों के ऊपर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। फ्यूजन रिएक्शन करवाना बहुत मुश्किल है। फिशन रिएक्शन करवाना थोड़ा निस्बतन आसान काम है, ठीक। तो ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगे हुए हैं बिजली बनाने के लिए, वहाँ पर न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के नतीजे में क्या होता है कि हीट रिलीज़ होती है बहुत सारी, ठीक है। और जाहिर सी बात है इंडस्ट्री को छोटी मोटी हीट तो रिलीज़ नहीं होती, अच्छी खासी हीट रिलीज़ होती है। ज़्यादा हीट रिलीज़ होगी तो वहाँ पर मौजूद सेंसिटिव मटेरियल ओवर हीट हो सकते हैं, वहाँ पर मौजूद सेंसिटिव मटेरियल्स ओवर हीट हो सकते हैं। तो इसीलिए हम कोई कूलिंग मीडियम यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कि हीलियम को हमने यूज़ किया, ओके, जैसे कि हम हीलियम को यूज़ करते हैं। अच्छा, हीलियम को यूज़ करने का मकसद क्या होता है कि वहाँ पर जो मौजूद हीट है उसको हीलियम एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। मैंने बताया था कि लिक्विड हीलियम जो है उसकी ये कैपेसिटी है, लिक्विड हीलियम का जो टेम्परेचर होता है वो -270 होता है, या आपकी बुक्स में उसे गलत तौर पर -246 लिखा हुआ है आई थिंक, ठीक है। तो लिक्विड हीलियम जो है उसका एक्चुअल जो टेम्परेचर होता है वो -272 या -270 होता है। तो वो अच्छी खासी हीट एब्जॉर्ब कर लेती है, हीलियम अच्छी खासी हीट एब्जॉर्ब कर लेती है और अच्छी खासी कूलिंग प्रोड्यूस करती है। तो वहाँ पर मौजूद जो एक्सेस हीट है वो ज़ाया हो जाती है, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाती, ओके। ये क्लियर हो गई बात। हीलियम के बाद जी नियॉन पे आते हैं, ठीक है। नियॉन इज़ यूज्ड इन मेकिंग एडवर्टाइजिंग साइंस, ठीक है। नियॉन इज़ यूज्ड इन मेकिंग एडवर्टाइजिंग साइंस। एडवर्टाइजिंग साइंस कैसे भैया? फॉर एग्जांपल किसी का नाम लिख दिया, नाम क्या लिखा कि भाई चलो हम कोई होंडा वालों का ले लेते हैं, ठीक है। होंडा वालों ने क्या किया कि भाई ऐसे अपने नाम की एक ट्यूब बना ली, एच की, ठीक है, एच की, फिर ओ की, ऐसे ट्यूब बना ली, ठीक है। फिर एन की ट्यूब बना ली, ठीक है, एन की ट्यूब बना ली, ठीक है। फिर उसके बाद डी की ट्यूब बना ली, फिर उसके बाद ए की ट्यूब बना ली, ओके। अब इन ट्यूब्स के अंदर उसने क्या किया कि नियॉन गैस फिल कर दी, ठीक है। अब नियॉन गैस फिल कर दी, होता क्या है कि ना ये अब सारा ग्लो करने लग गया, ठीक है। कोई अब दूर से देखेगा ना तो देखेगा कि भाई ये देखो होंडा ना लिखा हुआ ग्लो कर रहा है, होंडा लिखा हुआ क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है सारा, ठीक है। और लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे इसकी तरफ। तो ऐसे साइंस को हम बोलते हैं कि एडवर्टाइजिंग साइंस हैं, ऐसे साइंस को हम बोलते हैं कि क्या है, एडवर्टाइजिंग साइंस है। इनके अंदर वही सिस्टम होता है, एक ये ट्यूब है, ठीक है। ट्यूब के अंदर एनोड लगा होगा, कैथोड लगा होगा, ठीक है। इसे बैटरी के साथ जोड़ दिया जाएगा, अंदर जो है नियॉन गैस सारी फिल कर दी जाएगी। जैसे ही करंट पास किया जाएगा, जैसे ही करंट पास किया जाएगा तो ये आयोनाइज होकर इनके साथ टकराएगी, वॉल्स के साथ डिस्चार्ज ट्यूब की। तो जब टकराएगी तो क्या नतीजा निकलेगा कि ग्लो प्रोड्यूस होगा और वो होंडा लिखा हुआ चमक उठेगा, ओके, नाम रोशन हो जाएगा होंडा कंपनी का। और भाई हाई वोल्टेज इंडिकेटर, ठीक है। हाई वोल्टेज इंडिकेटर क्या होते हैं? घरों में ना क्या होता है, एक सिंपल सर्किट बना दिया जाता है, सिंपल सर्किट, यानी एक बैटरी होती है, ठीक है। और सिंपली उस बैटरी के साथ ना एक हम बल्ब लगा देते हैं, उस बैटरी के साथ हम एक बल्ब लगा देते हैं। बैटरी तो ना कहो, एक पावर सप्लाई कह दो, ठीक है, पावर सप्लाई, जहाँ से पूरी घर की बिजली आ रही होती है ना, ठीक है। इसके अंदर बिजली भी वहीं से आ रही होती है, इसके अंदर बिजली भी वहीं से आ रही होती है। इसको जनरली हम दीवार के अंदर लगा देते हैं, ठीक है, इसको हम जनरली एक दीवार के अंदर लगा देते हैं। ये वाली जो सारा हिस्सा है, ये इतना हिस्सा, ये सारा दीवार में छुप जाता है, ये नज़र नहीं आता, ओके। और जबकि ये इतना जो हिस्सा है, ठीक है, इस पर हम जनरली एक खिड़की से लगा देते हैं, एक विंडो से लगा देते हैं, ताकि हमें ये बल्ब नज़र आता रहे, ठीक है। इसे करंट वहीं से मिलेगा जहाँ से पूरे घर की बिजली आ रही है। होगा क्या कि जैसे ही करंट नॉर्मल वैल्यू से बढ़ा, नॉर्मल वैल्यू जनरली कंसीडर की जाती है 220 वोल्ट, अच्छी
वैल्यू कंसीडर की जाती है। जैसे ही करंट 220 वोल्ट से बढ़ेगा, ठीक है, इसके अंदर मौजूद होगी नियॉन गैस, ठीक है, नियॉन गैस आयोनाइज हो जाएगी, नियॉन गैस आयोनाइज हो जाएगी और ये बल्ब ग्लो कर जाएगा, ये बल्ब क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा और हमें खतरे की घंटी बज जाएगी, ठीक है। मकसद ये कि पता चल जाएगा कि अब करंट जो लिमिटेड वैल्यू है, जो नॉर्मल वैल्यू है, उससे बढ़ चुका है, जो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, फ़ौरन से जा करके बिजली बंद करेंगे पूरे घर की कि कहीं हमारे रेफ्रिजरेटर, टीवी वगैरह जल ना जाए। इसको बोलते हैं हाई वोल्टेज इंडिकेटर। ओके, अगले चीज़ टीवी ट्यूब्स, ठीक है, टीवी ट्यूब्स, नियॉन को हम टीवी ट्यूब्स में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब टीवी ट्यूब्स क्या होती हैं, टीवी ट्यूब्स बेसिकली सीआरओ होते हैं, टीवी ट्यूब्स बेसिकली सीआरओ होते हैं। इनके अंदर होता क्या है, ये ना कुछ ऐसे दिखते हैं, आगे ऐसे स्क्रीन और ये ऐसे वापस। ओके, होता क्या है कि यहाँ पर ना हम एक इलेक्ट्रॉन सोर्स लगा देते हैं, ठीक है, कोई फिलामेंट वगैरह लगा देते हैं, ठीक है। फिलामेंट के आगे एक ग्रिड होती है, ठीक है, ये तुमने 10th में पढ़ा होगा सीआरओ। यहाँ पर फोकसिंग एनोड्स होते हैं, ठीक, यहाँ पर एक्स प्लेट होती हैं, और यहाँ पर वाई प्लेट्स होती हैं इस जगह पर ऐसे, और इधर स्क्रीन के ऊपर फॉस्फर की कोटिंग की जाती है, यहाँ पर फॉस्फर की कोटिंग की जाती है। फॉस्फर बेसिकली एक मटेरियल होता है, ठीक है, जो जब उस साथ इलेक्ट्रॉन कोलाइड करे ना तो वो क्या करता है, लाइट इमिट करता है, ठीक है। अक्सर टीवीज़ वगैरह में यही इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये सीआर और टीवीज़ वगैरह में भी इस्तेमाल होती है। अब होता क्या है कि इधर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, फोकस होते इस स्क्रीन पर आते हैं, ठीक है, फोकस होकर इस स्क्रीन पर बैठते हैं। यहाँ पर ये जो मौजूद डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, ठीक है, ये इसको पूरी स्क्रीन पर फैला देती हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, ये इसको पूरी स्क्रीन पर फैला देती हैं। ये टीवी ट्यूब्स कुछ ऐसी होती हैं, देख लो, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सोर्स, यहाँ दरमियान में ग्रिड, ठीक है। यहाँ पर ग्रिड लगाने का मकसद ये कि तुम टीवी से रिमोट को जो ऑन ऑफ करते हो, तुम इस ग्रिड को बेसिकली ऑन ऑफ करते हो, ठीक है। इस ग्रिड को तुम ऑन करोगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स निकलने लग जाएंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलने लग जाएंगे, ठीक है। टीवी के रिमोट से तुम बंद करोगे तो ये फिर ग्रिड फिर से बंद हो जाएगी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक जाएगा। तो ये टीवी ट्यूब्स बेसिकली सीआरओ होती हैं और ऐसे काम करती हैं। ओके, इनके अंदर भी ना हमें ये जो खाली मीडियम पड़ा है जहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं, हमें यहाँ पर भी कोई गैस भरनी पड़ती है, तो हम इसके अंदर जनरली नियॉन गैस भरते हैं, ठीक। क्यों भरते हैं, बात वही है कि यहाँ फॉस्फर मौजूद है, ठीक है, ये फॉस्फर की कोटिंग मौजूद है और अंदर दूसरे भी ये प्लेट्स हैं, कोई मेटल्स वगैरह मौजूद हैं। अगर कोई हम और गैस भरेंगे तो हो सकता है कि जो है वो हमारे मेटल्स के साथ रिएक्ट कर जाए टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर। जब तुम देखते हो टीवी चलाते हो तो काफ़ी देर चलने के बाद गर्म हो जाता है, तो हो सकता है कि और कोई गैस भरें तो वो वहाँ पर मौजूद मेटल्स के साथ, वायरिंग के साथ रिएक्ट कर जाए, लेकिन जो नियॉन है वो रिएक्ट नहीं करती, इसीलिए हम नियॉन को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, आर्गन की बात कि इलेक्ट्रिक बल्ब्स में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बात वहीं आई कि कैसे इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब्स के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का सामान होता है, यानी कोई बैटरी वगैरह जोड़ते हैं या कोई इलेक्ट्रिक सोर्स जोड़ते हैं, अंदर एक टंगस्टन का फिलामेंट लगा हुआ होता है। वो याद है तुम्हें, पीले बल्ब आते थे कभी, ठीक है, उनके अंदर ऐसे एक फिलामेंट सा होता था और उसके अंदर सारी जो गैस मौजूद होती है ना पीले बल्ब के अंदर, वो सारी की सारी आपकी आर्गन गैस होती है, ठीक है, आर्गन गैस। जैसे ही इस टंगस्टन के फिलामेंट को जो है ज़रा साफ़ सुथरा करके बनाएं, ठीक है, ये हमारा बल्ब, इसको हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई से जोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ पर जो है एक फिलामेंट लगा हुआ है टंगस्टन का, ठीक है, जैसे वो पीले बल्बों में होता था, और यहाँ पर सारी की सारी कौन सी गैस है, नियॉन गैस मौजूद है, और ये भाई जल रहा है बल्ब। ओके, रोशनी निकल रही है, पीली रोशनी निकल रही है। तो जैसे ही टंगस्टन
को इलेक्ट्रिक करंट मिलता है तो होता क्या है कि टंगस्टन के इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, वो जा कर के इसके साथ नियॉन गैस के साथ टकराते हैं और नियॉन गैस को क्या कर देते हैं, आयोनाइज। ठीक है, नियॉन गैस आयोनाइज होकर इस बल्ब से टकराती है और पीली रोशनी बाहर आती है। ओके, बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे प्लाज्मा बना करता है। समझ आ गई बात? ठीक है जी, फ्लोरिसेंट ट्यूब, अगला यूज़ है इसका फ्लोरिसेंट ट्यूब्स के अंदर। अब फ्लोरिसेंट ट्यूब्स अगर मैं यही कहकर चला जाऊँ कि भाई फ्लोरिसेंट ट्यूब्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, ओके भैया, तुम भी समझ जाओगे, ठीक है, मुझे भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं समझाऊंगा कि फ्लोरिसेंट ट्यूब्स होती क्या हैं। फ्लोरिसेंट ट्यूब्स ना बेसिकली डिस्चार्ज ट्यूब्स ही होती हैं, ठीक है, और कुछ नहीं होता। फ्लोरिसेंट ट्यूब्स बेसिकली लैंप्स होते हैं, फ्लोरिसेंट लैंप्स कह लो, ठीक। डिस्चार्ज ट्यूब्स ही होती हैं, ठीक है, ऐसे डिस्चार्ज ट्यूब्स होती हैं। ओके, आज हम काफ़ी ज़्यादा डिस्चार्ज ट्यूब्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी कहीं मुकदमा ही ना कर दे। यहाँ पर पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ओके, अब ये बेसिकली फ्लोरेसेंट ट्यूब्स डिस्चार्ज ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। इसके अंदर मरकरी वेपर्स होते हैं, ठीक है, मरकरी यानी Hg जिसका सिंबल होता है, थर्मोमीटर्स में भी इस्तेमाल करते हैं मरकरी। इनके अंदर मरकरी वेपर्स मौजूद होते हैं और मरकरी वेपर्स काफ़ी लो प्रेशर पर मौजूद होते हैं, ठीक है। मरकरी वेपर्स काफ़ी लो प्रेशर पर मौजूद होते हैं। लो प्रेशर मेंटेन रखने के लिए तो जाहिर सी बात है, प्रेशर है तो प्रेशर जनरेट करने के लिए कोई ना कोई गैस चाहिए ही चाहिए। ओके, तो हम जो है आर्गन गैस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक, क्योंकि आर्गन गैस इनर्ट गैस है, मरकरी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। अगर हम ऑक्सीजन के साथ करते इस्तेमाल करते तो हो सकता था कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके HgO बन जाता। तो इसीलिए हम आर्गन का इस्तेमाल करते हैं कि आर्गन जो है प्रेशर मेंटेन करने के लिए, लो प्रेशर मेंटेन करने के लिए थोड़ी सी भरते हैं, ज़्यादा नहीं भरते, क्योंकि हमें प्रेशर कम चाहिए। गैस अगर ज़्यादा भरोगे तो ज़्यादा प्रेशर होगा, कम भरोगे तो कम प्रेशर होगा। जिस तरह टायर है, टायर के अंदर वो हवा ज़्यादा भरते हो तो प्रेशर टायर में बढ़ जाता है, हवा कम हो जाती है तो प्रेशर कम हो जाता है। तो हम थोड़ी सी आर्गन गैस भर देते हैं लो जो है प्रेशर जनरेट करने के लिए, ठीक है। इनके अंदर मरकरी वेपर्स भी मौजूद होते हैं, ये पिंक कलर के मरकरी वेपर्स हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम सारी अंदर आर्गन गैस भरते हैं, ठीक है, थोड़ी सी आर्गन गैस भरते हैं। होता क्या है, वही होता है कि जब करंट जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ जाएंगे, ठीक है। एनोड के ऊपर हमने ना एक फॉस्फर की कोटिंग की हुई होती है। अभी फॉस्फर को तुम्हें बताया कि फॉस्फर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर एक फॉस्फर की कोटिंग मौजूद होती है एनोड के ठीक ऊपर। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन जाकर फॉस्फर से टकराते हैं, ठीक है, ग्लो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और लैंप जल जाता है। ओके भाई, काफ़ी डिटेल बता रहे हैं आज तो। अगला है जीगर काउंटर्स, ठीक है। जीगर काउंटर्स बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, ठीक, और ये इंस्ट्रूमेंट रेडियो एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है कि किसी एलिमेंट का या किसी एटम का अल्फ़ा, बीटा और गैमा रिलीज़ करना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, रेडियो एक्टिविटी है। ओके, तो जीगर काउंटर की अगर मैं डिटेल बताने बैठूं तो मुझे एक सेपरेट लेक्चर चाहिए पूरा का पूरा। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे जीगर काउंटर, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, वहाँ पे पढ़ाएंगे। अगला है ऑर्गन का यूज़, कि इसको आर्क वेल्डिंग और कटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। क्यों बताया, सेम वही हीलियम वाली स्टोरी, ठीक है, कि बाकी आकर रिएक्ट ना कर जाएं हवा और वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो इसी वजह से वहाँ पर ऑर्गन या हीलियम की कोई कोटिंग लगा दो, ठीक है, और कटिंग भी करते हैं वेल्डिंग के ज़रिए, ठीक है। तुमने देखा होगा कि ये एक मेटल का पीस है, ठीक है, मेटल के पीस को अगर दरमियान से कट करना है, ठीक है, कट करने के लिए भी ज़ाहिर सी बात है हीट करके कट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मेटल के पीसेस हो तो गए अलग-अलग, ठीक है, मेटल के पीसेस अलग-अलग हो तो गए, लेकिन इस जगह का और इस जगह का टेम्परेचर हाई रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन हो सकता है कोई ना कोई। तो यहाँ पर इसीलिए आर्गन लगा दी जाती है थोड़ी थोड़ी, ताकि जो कोई साइड रिएक्शन ना हो। ओके, टाइम फ़िलहाल भी 34 मिनट हो गए हैं। आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, वो इतनी सारी गैसें रहती हैं, ठीक है जी। क्रिप्टॉन को भी हम फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे यकीन है कि मुझे बताना नहीं पड़ेगा दोबारा कि फ्लोरेसेंट ट्यूब्स क्या होती हैं। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट देखो, इट इज़ यूज इन फ्लैश लैंप्स फॉर हाई स्पीड फोटोग्राफी। जी, ये मैं बात बताता हूँ आपको। पहले ज़माने में क्या होता था कि जो पुराने कैमरे होते थे ना, कैमरा भी बना देते हैं इधर, ठीक है,
उनके अंदर ना वीडियो बनाने का ऑप्शन नहीं होता था। आज तो जो कैमराज हैं उनके अंदर वीडियो बनाने का ऑप्शन मौजूद है ना, लेकिन पुराने ज़माने के जो होते थे कैमरे, उनके अंदर वीडियो बनाने का ऑप्शन नहीं होता था। तो क्या करते थे, काफ़ी सारी तस्वीरें ले ली जाती थी, काफ़ी सारी तस्वीरें ले ली जाती थी, काफ़ी सारी तस्वीरें लेकर के, ठीक है, उनको चलाया जाता था एक फ़िल्म की सूरत में, ठीक है, एक वीडियो की सूरत में चलाया जाता था। तो उन कैमराज के अंदर, ठीक है, ये कैमराज 1 सेकंड के अंदर 65 तक पिक्स ले सकते थे, ठीक है, 1 सेकंड के अंदर 65 पिक्स ले सकते थे, या इकट्ठे 3 पिक्स ले सकते थे। यानी कि तुमने एक दफ़ा बटन दबाया, ठीक है, ऑप्शन होता था सेटिंग सेट करो, एक दफ़ा बटन दबाने से 3 पिक्चर्स आती थी इकट्ठी कंजक्टिव, या फिर ये ऑप्शन होता था कि सेटिंग सेट करो, सेटिंग सेट करने के बाद बटन दबाओ और 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, वो खींचता ही जाएगा, खींचता ही जाएगा, खींचता ही जाएगा, कैमरा रुकेगा नहीं, ठीक है, 1 सेकंड के अंदर 65 पिक्स बना लेगा। ओके। और तुम्हें बता दूं कि जो पुराने कैमरे होते थे उनके अंदर ना ऐसे रील्स होती थी, ऐसे रील्स होती थी, ठीक है, ठीक है। अब ये कैमरे का डब्बा है, ठीक है, और ये कैमरे की ओपनिंग है, ठीक है, जहाँ से लाइट ने आना है इमेज को लेकर। अब वो लाइट आकर इसके ऊपर पड़ेगी, ठीक है, लाइट आकर इस फिल्म के ऊपर पड़ेगी, इस रील के ऊपर पड़ेगी, तो यहाँ रील के ऊपर एक इमेज बन जाएगा और एक इमेज स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अभी जो कैमरे का पूरा डब्बा है, ठीक है, इसके अंदर हम कोई ना कोई गैस फिल करते हैं, हमें ज़रूरत पड़ती है कि कोई ना कोई गैस फिल करें। तो हम क्या करते थे कि क्रिप्टॉन गैस का इस्तेमाल करते थे, हम क्या करते थे, क्रिप्टॉन गैस का इस्तेमाल करते थे और सारी क्रिप्टॉन गैस को इधर अंदर भर देते थे, ठीक है। और गैसेस को क्यों नहीं भरते थे, वो इसलिए नहीं भरते थे क्योंकि ये रील होती है ना, ठीक है, रील होती है बेसिकली सिल्वर ब्रोमाइड की, AgBr की, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड की रील होती थी, ठीक है। तो बाकी गैसेस ये सिल्वर ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कर सकती हैं, क्रिप्टॉन इनर्ट गैस है, सिल्वर ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, इसीलिए हम इसे चूज़ करते थे। ओके। अगला आ गया जी जीनॉन। जीनॉन जो है बैक्टीरियल लैंप्स में इस्तेमाल होती है, बेसिकली बैक्टीरिसाइडल लैंप्स, ठीक है, एक टर्म है बैक्टीरिसाइडल, बैक्टीरिसाइडल, CIDAL, ठीक है, साइडल। ये साइडल का लफ्ज़ है ना, इसका मतलब कहीं भी तुम पढ़ो बायोलॉजी में, इसका मतलब होता है टू किल, मार देना, ठीक है। तो बैक्टीरिसाइडल का मतलब होगा कि बैक्टीरिया को किल कर देना, बैक्टीरिया को किल कर देना। तो जीनॉन लैंप्स जो हैं ये बैक्टीरिया को किल करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, एंटी जर्म लैंप्स होते हैं, ठीक, जर्म्स को ख़त्म करते हैं। कैसे ख़त्म करते हैं भाई, वादा किया है तुमसे कि हर चीज़ की डिटेल बतानी है, बताएंगे, ठीक है। बेसिकली जो जीनॉन का स्पेक्ट्रम होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम तुम पढ़ चुके हो, स्पेक्ट्रम, ठीक है, जीनॉन का जो स्पेक्ट्रम होता है, कोशिश करते हैं कि इधर बन जाए एक अच्छा सा स्पेक्ट्रम, बन तो रहा है, देखो, ओके जी, ठीक है, स्पेक्ट्रम अब बन जाएगा हल्का सा, ठीक है। अब थोड़ी सी मुझे उम्मीद लग रही है कि स्पेक्ट्रम कुछ अच्छा बनेगा, ठीक है। तो ये तुम देख रहे हो, ठीक है, ये स्पेक्ट्रम है जीनॉन का, कलर कोई भी हो, लेकिन फ़िलहाल जो है ना हमें फोकस करना है कुछ ख़ास बातों पे। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा है, ठीक है। जीनॉन का जो स्पेक्ट्रम होता है ना, उसका स्पेक्ट्रम होता है अल्ट्रा वायलेट, ठीक है, और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 180 नैनोमीटर, 180 नैनोमीटर। देखो भाई कितनी कम वेवलेंथ है, 180 नैनोमीटर। हमें पता है कि वेवलेंथ और एनर्जी में ना इन्वर्स रिलेशन होता है, वेवलेंथ और एनर्जी में इन्वर्स रिलेशन होता है। अब ये वेवलेंथ अगर कम होगी, ठीक है, तो एनर्जी हाई होगी। अब वेवलेंथ है 180 नैनोमीटर, ओके, तो जो है एनर्जी बहुत हाई होगी,
ठीक है। 180 नैनोमीटर की वेवलेंथ की एनर्जी इतनी हाई होती है कि तुम 1 घंटा भी इसमें खड़े नहीं रह सकोगे। ओके, या तो गिर करके बेहोश हो जाओगे या दागे में फार कर दे जाओगे, पक्की पक्की छुट्टी। ठीक है। फिर वो छोले वाले चावल बनेंगे, वो पीले वाले छोले वाले चावल, मज़ेदार से बेहतरीन। और अगर किसी के साथ ये हो तो भाई मुझे ज़रूर भेजो चावल। ठीक है। ओके, मजाक कर रहा था। तो 180 नैनोमीटर जो है इतनी ख़तरनाक वेवलेंथ है कि इसमें जो घंटा भर भी तुम खड़े नहीं रह सकते, या तो बेहोश हो जाओगे या पक्की पक्की तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। फिर चावल बंट रहे होंगे तुम्हारे पीछे। तो इसी वजह से, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ना इतनी कम है और एनर्जी ज़्यादा हाई है, तो इसी वजह से बैक्टीरिया भी इसके अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते। इसमें बैक्टीरिया भी सर्वाइव नहीं कर पाते, इसके करीब जहाँ से वेवलेंथ निकल रही है वहाँ बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते और बैक्टीरिया मर जाते हैं। बैक्टीरिया की छुट्टी पक्की पक्की। ओके, कमरे में लगा दो, ठीक है, लेकिन निकल जाना कमरे से, ठीक, तुम्हें भी नुकसान दे सकती है। लगा करके निकल जाओ, बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा, कमरा आ करके बंद कर दो, ठीक है, कमरे को ठंडा करो, चिल करो और बैठ जाओ सुकून से। ओके, हो गया जी। ये बैक्टीरियासाइडल लैंप्स में जीनॉन को इस्तेमाल करते थे। हाँ, एक और बात, ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि भाई अल्ट्रावायलेट के साथ विजिबल और इंफ्रारेड भी तो होती हैं स्पेक्ट्रम में। तो जी हाँ भाई, विजिबल और इंफ्रारेड भी होती हैं स्पेक्ट्रम में। ठीक है, जीनॉन का जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 1100 नैनोमीटर। ठीक है, 1100 नैनोमीटर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की। और विजिबल स्पेक्ट्रम की तुम वेवलेंथ जानते ही हो कि जो है 400 से 750 तक वेरी करती है। ओके, ठीक हो गया जी, जीनॉन अब पूरा हो गया। रेडॉन की बात, रेडॉन रेडियो एक्टिव है। ठीक है, रेडॉन बेसिकली रेडियम से बनती होती है, रेडियम 226 से, अल्फ़ा डीके के ज़रिए। ठीक है, जो रेडॉन है ये फिर फर्दर भी अल्फ़ा डीके करती है और हम इसे रेडियोथेरेपी में इस्तेमाल करते हैं, रेडियोथेरेपी एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में और अर्थक्वेक प्रेडिक्शन में। ओके जी, मैं बताता हूँ। हीलियम रेडॉन जो है वो बेसिकली रेडियम से बनती है। ठीक है, रेडियम जो है रेडियम 226। ठीक है, रेडियम 226 और इसका 88 होता है नंबर, मैस नंबर। रेडियम रेडॉन में कन्वर्ट होता है, रेडॉन का जो होता है वो होता है 226 मैस नंबर। ठीक है, और 86 होता है एटॉमिक नंबर। साथ ही साथ अल्फ़ा रिलीज़ होता है, अल्फ़ा पार्टिकल यानी हीलियम न्यूक्लियाई। इनका जो होता है वो 4 और 2 होता है। अब ये जो रेडॉन बनी है, ठीक है, रेडॉन बनी है, ये रेडॉन फर्दर अल्फ़ा रिलीज़ करती है, फर्दर अल्फ़ा पार्टिकल्स रिलीज़ करती है और अल्फ़ा के साथ साथ गैमा फ्री में रिलीज़ करती है। अल्फ़ा के साथ साथ गैमा फ्री भी रिलीज़ करती है। तुम जानते हो कि जहाँ कहीं अल्फ़ा या बीटा रिलीज़ हो, अल्फ़ा या बीटा रिलीज़ हो, तो उसके साथ साथ गैमा फ्री में रिलीज़ हुआ करता है। तो क्योंकि रेडॉन में, ठीक है, अल्फ़ा रिलीज़ हो रहा है तो गैमा साथ फ्री में रिलीज़ होगा ही होगा। ठीक, जब गैमा फ्री में रिलीज़ होगा, गैमा रेज हाई एनर्जी रेज हैं। तो कैंसर में क्या होता है कि हमारी बॉडी के ना कुछ सेल डैमेज हो जाते हैं। ये बिलफर्ज एक डैमेज सा सेल है। ठीक है, डैमेज सा सेल है। ठीक है, और ये एक साथ कुछ हेल्दी सेल्स भी मौजूद हैं जिनको हम स्क्वायर से शो कर रहे हैं। ठीक, ये कुछ हेल्दी सेल्स मौजूद हैं, ये हेल्दी सेल है और इन सेल्स के बीच ना एक जो है ऐसे कैंसरस या एक गंदा सा सेल मौजूद है। तो हम क्या करते हैं कि जो गैमा रेज हैं, रेडॉन से निकलने वाली गैमा रेज, उनको इन कैंसरस सेल पर मारते हैं। ठीक है, तो नतीजा क्या निकलता है, ये जो सेल कैंसरस सेल हैं पक्के पक्के किल हो जाते हैं, ये ख़त्म। क्योंकि अगर कैंसरस सेल बॉडी में रहे ना तो ये फर्दर कैंसर फैला सकते हैं। अब इस सेल से कैंसर इस सेल में भी ट्रांसफ़र हो सकता था। ठीक है, फिर इस सेल से आगे ट्रांसफ़र हो जाता, फिर इस सेल से और आगे ट्रांसफ़र हो जाता, इस तरह पूरी बॉडी में कैंसर फैल सकता था। तो गैमा रेज की मदद से हम थोड़े से जो कैंसरस सेल मौजूद होते हैं उनको पक्का पक्का ख़त्म कर देते हैं ताकि जो है मज़ीद कैंसर बॉडी में न फैल सके। इसको बोलते हैं रेडियोथेरेपी। अगला यूज़ के मैंने कहा कि अर्थक्वेक में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक, ज़लज़ला। अर्थक्वेक में तुम जानते हो कि क्या होता है, ज़मीन ज़ोर ज़ोर से हिलती है। ठीक है, अर्थक्वेक में ज़मीन ज़ोर ज़ोर से हिलती है और लोग भाई भागते हैं बाहर की तरफ कि बच जाएं खुले मैदानों में, कि जहाँ पर कोई बिल्डिंग वगैरह ना हो। ठीक है, और जा कर के लेट जाते हैं सीधा। तो अर्थक्वेक में क्या होता है कि बेसिकली हमने अभी जो रिएक्शन लिखा, ठीक है, जो रेडियम था वो कन्वर्ट हो रहा था रेडॉन में,
रेडियम कन्वर्ट हो रहा था रेडॉन में, और साथ ही साथ अल्फ़ा पार्टिकल्स भी रिलीज़ हो रहे थे। अल्फ़ा पार्टिकल्स भी साथ साथ रिलीज़ हो रहे थे। 4, ये 2, इसके ऊपर होता है 226, 226 नहीं, 222 होगा। हाँ 222, सॉरी, अगर पीछे वाली इक्वेशन में मैंने गलत लिखा हो तो पहले से माजरत। और इसका 86 होता है, ठीक है। 222, 86, यहाँ पर जो होता है वो होता है 226, और नीचे होता है 88। अब जो रेडॉन है वो बन रही है रेडियम से, रेडॉन बन रही है रेडियम से, रेडियम सोर्स है रेडॉन का, ओके। तो अगर कोई अर्थक्वेक आता है तो यानी ज़मीन ज़ोर से हिलने लग जाती है, तो ये जो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होते हैं ये सेंसिटिव होते हैं, थोड़े रेडियो एक्टिव रिएक्शन सेंसिटिव होते हैं। तो रेडॉन के बनने में ना थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आ सकती है, ठीक है। रेडॉन के बनने में अर्थक्वेक की वजह से थोड़ी फ्लक्चुएशन आ सकती है, ठीक है। हमें अब एक जगह पे रेडॉन मिल रही थी, फ़र्ज़ करो 10 मिलीलीटर मिल रही थी हर 12 घंटे के बाद, ठीक है। अब वो 9 मिलीलीटर, ठीक है, 9 मिलीलीटर मिलना शुरू हो सकती है, क्योंकि अर्थक्वेक आने की वजह से थोड़ी सी रेडॉन किसी और तरफ निकल जाएगी, ठीक है। रिएक्शन होना बंद तो नहीं होगा, ठीक है, वो किसी और तरफ निकल जाएगी, ठीक है। इसको भी मैं ज़रा बना करके बताने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ज़मीन है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पर जो है सारा रेडियम मौजूद है, ओके, ठीक है। हम यहाँ पर इस जगह पर खड़े होकर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है। बिलफर्ज ये कोई एक बंदा खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर खड़ा होकर ऑब्जर्वेशन कर रहा है ये। तो होगा क्या कि यहाँ से वो देख रहा है कि हर 12 घंटे बाद कुछ ना कुछ रेडॉन, चलो ये 4 रेज़ आ रही हैं बिलफर्ज, ठीक है। तो 4 रेज़ आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है दूसरी तरफ भी जा रही होंगी कुछ ना कुछ, ठीक है, वो जा रही हैं, उससे हमें कंसर्न नहीं है। लेकिन वो देखा कि इस जगह पर, ठीक है, हर 12 घंटे बाद 4 रेज़ आ रही हैं, यानी कुछ 10-15 मिलीलीटर आ रही है गैस। तो अर्थक्वेक आने की वजह से क्या होगा कि कुछ रेज़ जो हैं इनमें, ठीक है, 1 या 2 रेज़, यानी थोड़ी सी गैस, ये तो मैं बनाने के लिए कह रहा हूँ, रेज़ का कोई कंसेप्ट नहीं होता वैसे। होगा क्या कि ये जो रेज़ इस तरफ आ रही थी वो किसी और तरफ जाने लग जाएंगी, ठीक है। जो रेज़ इस साइड पर आ रही थी वो किसी और साइड पर जाने लग जाएंगी। तो इसी वजह से हम कहेंगे कि रेडियो एक्टिविटी में थोड़ी फ्लक्चुएशन आ गई है अर्थक्वेक की वजह से। और जब ये हमें फ्लक्चुएशन नज़र आती है कि भाई ये देखो अब रेडियम की डिके में और रेडॉन के बनने में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आ रही है, तो हम समझ जाते हैं कि भाई अर्थक्वेक आने वाला होगा लाजमी, ठीक है, जिसकी वजह से ये अंदर का जो गड़बड़ मौजूद है ये अर्थक्वेक आने की निशानी है, ओके। तो भाई हम काफ़ी ज़्यादा चिल्ला चुके हैं अब इस लेक्चर में, ठीक है, इस लेक्चर में हम काफ़ी ज़्यादा चिल्ला चुके हैं, 47 मिनट, ओके, बहुत ज़्यादा हो गया टाइम। तो ओके भाई, लेक्चर सुनने का शुक्रिया, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में।